एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मैटर के फिजिकल नेचर की। देखा था कि मैटर जो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब कि मैटर बना होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इसीलिए इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, जो हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना बैक्टीरिया और वायरस को एनालाइज करने के लिए, वो माइक्रोस्कोप्स भी, वो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप्स भी मैटर के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। स्पेशल माइक्रोस्कोप्स STM का यूज करना पड़ता है मैटर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो हमने कंक्लूड ये किया था कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर बना है बहुत सारे पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में, एक छोटी सी पानी की बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं। तो ये सारी बातें हमने करी थी प्रीवियस सेशन में, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं मैटर के पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। आई रिपीट, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैटर के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ। तो भाई देखा जाए तो मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आज के इस सेशन में हम तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में। जैसा कि मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि ये चैप्टर जो है अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मैटर के पार्टिकल्स की, इनको हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से ही। अब इससे पहले कि हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। अब जो मैटर है वो अपनी 3 फिजिकल स्टेट्स में देखने को मिलता है, यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स भी पार्टिकल्स के बने होंगे, लिक्विड्स भी पार्टिकल्स के बने होंगे, और गैसेस भी पार्टिकल्स के बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स केवल सॉलिड में होते हैं लिक्विड में नहीं, या लिक्विड में होते हैं गैस में नहीं। अगर कोई मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर वो मैटर है तो उसमें पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाओ कहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास है क्या, एक ब्लॉक, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है। इस लकड़ी के ब्लॉक में मुझे पता है कि भाई लकड़ी का ब्लॉक क्या है, एक मैटर है, तो डेफिनेटली इस ब्लॉक के पास क्या होने चाहिए, बहुत सारे पार्टिकल्स होने चाहिए। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के पार्टिकल्स का, वो ये बोलता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं भाई, स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं या गैप्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं, कैसे समझेंगे, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताया था, आप क्या करो, एक ग्लास लो, ठीक है, और उस ग्लास में आप अप्रोक्सीमेटली 50 ml वाटर डाल लो। कितना पानी डालोगे, 50 ml वाटर डाल दोगे आप कहाँ, उस ग्लास में। अब इस ग्लास में आप क्या करो, 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दो, 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, या अगर आपको शुगर लेनी है तो आप शुगर भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है आप वो ले लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने ग्लास लिया, उसमें 50 ml पानी डाला और उसमें हमने 2 ग्राम सॉल्ट डाल दिया।
अब जैसे ही आप इस 2 ग्राम सॉल्ट को डालोगे, उसको थोड़ा सा स्टर कर देना, थोड़ा सा उसको चला देना, जिसके कारण क्या होगा, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। एक चीज और है, जब आप इस पानी में इस ग्लास में जब आप 50 ml पानी लोगे ना, तो क्या करना, जहां तक पानी आ रहा है ना, उस पानी के लेवल को आप मार्क कर लेना, जैसे कि मैंने किया है। यहाँ पे जो ग्लास है, उस ग्लास में 50 ml जो पानी है वो इस ब्लू लाइन तक आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, पानी के लेवल को मैंने मार्क कर लिया है ब्लू लाइन से। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इस ग्लास में ब्लू लाइन तक क्या है, पानी है। अब जब मैंने इसमें 2 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि पानी का लेवल जो ना थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने पानी में सॉल्ट ऐड किया है ना, तो लॉजिकली अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो सॉल्ट के एडिशन के बाद पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि हम 2 चीजों को अब ऐड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पानी का लेवल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो ब्लू लाइन, मैंने जो ब्लू मार्क बनाया था पानी के लेवल का, पानी उसी ब्लू लाइन पर ही है, बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या ग्लास के पास कोई एक्स्ट्रा जगह थी जहां पे जाकर के सॉल्ट जो है ना स्टोर हो गया? मतलब कि क्या है मेरे कहने का, कि ये जो आपका ग्लास है, इस ग्लास के पास छोटी सी क्या थी, एक जगह थी, एक सीक्रेट पाउच था, और इस सीक्रेट पाउच में जाकर के ये 2 ग्राम सॉल्ट जो है डिपॉजिट हो गया, और जिसके कारण जो ग्लास है उसमें पानी का लेवल बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ग्लास के पास कोई भी सीक्रेट पाउच नहीं है जहां पे ये 2 ग्राम सॉल्ट जाकर के डिपॉजिट हो रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है। ये जो सॉल्ट है ये इस पूरे 50 ml पानी में ही जाकर के डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों पानी का लेवल ऊपर नहीं जा रहा? वो इसलिए क्योंकि ये जो पानी है ना, इस पानी के पार्टिकल्स के पास स्पेसेस हैं, और ना सिर्फ पानी के पार्टिकल्स के पास स्पेसेस हैं, ये जो आपने सॉल्ट डाला है ना, इस सॉल्ट के पार्टिकल्स के पास भी क्या है, स्पेसेस हैं। पहले बार में हमने क्या सोचा था? पहली बार में हमने सोचा था कि डेफिनेटली हमारे ग्लास के पास क्या है, कोई एक्स्ट्रा जगह है, कोई एक सीक्रेट स्पेस है जहां पे जाकर के सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है। सीक्रेट स्पेस तो नहीं है इस तरह की, लेकिन हाँ स्पेस तो है। स्पेस कहाँ है? स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के पास, प्लस हम बोल रहे हैं ये जो सॉल्ट हमने लिया है, सॉल्ट के पार्टिकल्स के पास भी स्पेसेस हैं। अगर मैं इसे एक ड्राइंग से समझाने की कोशिश करूं तो ड्राइंग कुछ इस तरीके की बनेगी। देखो इधर, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स बना रही हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अभी मैंने केवल 4 पार्टिकल्स ही बनाए हैं। ये जो मैंने वाटर के 4 पार्टिकल्स बनाए हैं, इनके बीच में देखो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये जो हमने 50 ml वाटर लिया है ना इस ग्लास में, इस ग्लास के पानी के पार्टिकल्स में भी इसी तरह के स्पेस प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, हमने जो है 2 ग्राम नमक डाल दिया, नमक के पार्टिकल्स के पास भी मैं बोल रही हूं क्या है, स्पेस है। तो देखो ये आ गए क्या, नमक के पार्टिकल्स। ये क्या आ गए भाई, रेड कलर के क्या है, सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। जरा इन सॉल्ट पार्टिकल्स को देखो, ये आ कहां रहे हैं, ये सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी ना, जो स्पेस थी, उन स्पेसेस में आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ग्लास के पास इस तरीके का कोई सीक्रेट पाउच नहीं था जहां पे सॉल्ट आकर के डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन सीक्रेट स्पेस तो थी। ये स्पेस कहां थी, ये स्पेस पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही थी, और सॉल्ट के पार्टिकल्स आए और इन्हीं वाटर पार्टिकल्स के स्पेसेस में आकर के क्या हो गए, सेटल हो गए। इसीलिए पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। भाई लेवल कब बढ़ता, जब हम ये मान लेते कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल खचाखच बिल्कुल पानी भरा हुआ है, पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिल्कुल जगह नहीं है। तो आप 2 ग्राम क्या, आप अगर 1 ग्राम भी सॉल्ट डाल देते ना तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता, क्योंकि जगह ही नहीं थी ना,
पानी के पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जाते कहाँ जाकर के डिसॉल्व होते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी और इन्हीं जगहों में, इन्हीं स्पेसेस में आकर के सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल हो गए, इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। और ये जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है ना, इसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, वॉइड्स कहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर नाम याद हो रहा हो तो वो रख लो, या अगर वॉइड्स नाम याद हो रहा हो तो वो रख लो। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, वॉइड्स होता है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, और इन्हीं स्पेसेस के कारण जो 2 ग्राम सॉल्ट हमने डाला है 50 ml वाटर में, पानी का लेवल ऊपर नहीं गया। इस ब्लू लाइन तक पानी का लेवल था और इस ब्लू लाइन तक ही रहा। आप 2 ग्राम डाल सकते हो, 3 ग्राम डाल सकते हो, 4 ग्राम डाल सकते हो। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट डाल दिया है तो हो सकता है कि पानी का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में डाल रहे हो सॉल्ट, तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई पानी के पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी जगह थी जहां पे आकर के सॉल्ट के पार्टिकल सेटल हो गए, इसलिए पानी का लेवल ऊपर नहीं उठा। और ये क्या है, यही तो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती हैं, और इन स्पेसेस को हम और कुछ नहीं, वॉइड्स ही कहते हैं। आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का यहाँ पे कंपैरेटिव एक चार्ट दिखाया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि देखो ये रहे सॉलिड, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपको स्पेसेस दिख रही हैं कितनी कम है ना। ये देखो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफी कम है। वहीं अगर हम लिक्विड्स पे जाएं तो लिक्विड्स के जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेसेस थोड़ी ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में। और अगर गैस पे अगर हम पहुंचे तो गैस के पार्टिकल्स देखो कितने ज्यादा फ्री हैं, है ना। गैस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारे वॉइड्स हैं। सॉलिड में कम होते हैं, लिक्विड में ज्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस में तो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे पार्टिकल्स का। आई होप अभी तक का जो पूरी कहानी जो मैं आपको सुना रही हूं वो आप सभी को समझ में आई होगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज है यहाँ पे बताने वाली कि यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ना कि पार्टिकल्स के जो बीच में जो स्पेस होती है, ये स्पेस सभी पार्टिकल्स के बीच में होगी। इसका मतलब क्या, अभी मैं लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सॉलिड की बात कर रही हूँ। ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और सभी पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या दिखेगा, स्पेस दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर सॉलिड में जो है ना 50 पार्टिकल्स हैं तो 25 पार्टिकल्स के बीच में जगह हो, 25 पार्टिकल्स में वॉइड्स हो, और बाकी की 25 पार्टिकल्स आपस में क्लोजली प्रेजेंट हो, उनके बीच में स्पेस हो ही ना। ऐसा नहीं होगा, स्पेस सभी के बीच में होगी। देखो ना इस डायग्राम में आपको सभी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है, थोड़ी है लेकिन है तो सही, तो सभी के बीच में होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ पार्टिकल्स के बीच में है, कुछ के बीच में नहीं है। और ये कहानी सिर्फ सॉलिड में नहीं, ये लिक्विड्स और गैसेस में भी एप्लीकेबल है। लिक्विड के भी सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, गैस के भी सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तभी तो जब हम उस ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें उसमें हम जब नमक डालते हैं तो वो जो नमक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि देखो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने ग्लास में पानी भरा हुआ था, ठीक है, 50 ml पानी लिया था और हमने 2 ग्राम सॉल्ट लिया था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये जो 50 ml पानी है इसमें 50 पार्टिकल्स हैं। क्या बोला मैंने, ये जो मैंने 50 ml पानी लिया है इसमें टोटल 50 पार्टिकल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं आपको इजी मेथड बता रही हूं कि इस 50 ml पानी में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 50 पार्टिकल्स हैं। एंड आउट ऑफ 50 पार्टिकल्स केवल 25 पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो मेरा ग्लास है, इस ग्लास को मैंने ग्लास के बीच में मैंने एक पार्टीशन बना दिया है,
और इस पार्टीशन में मैंने आपको बोला कि राइट हैंड साइड में जो पार्टिकल्स होंगे ना पानी के, उनमें स्पेस है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है पार्टिकल्स पानी के, उनमें स्पेस नहीं है। तो जैसे ही आप पानी में क्या डालोगे, नमक डालोगे, जहां स्पेस होगा वहीं तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके सेटल हो पाएंगे। तो सॉल्ट कहां जाएगा, सॉल्ट जाएगा इस वाले पोर्शन में जहां पे पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। जहां स्पेस होगा वहीं जाकर के सॉल्ट के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। इस पोर्शन में मैंने बताया आपको कि आउट ऑफ 50 में से 25 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं था। तो अब जब आप इस पानी को पीना चाहोगे ना, तो अगर आपने इस पोर्शन से पानी लिया तो आपको सॉल्टी वाटर नहीं मिलेगा, नमकीन पानी नहीं मिलेगा, और अगर आपने इस पोर्शन से पानी पिया तो आपको नमकीन पानी मिलेगा। क्या ऐसा होता है क्या सच में? नहीं होता ना। नॉर्मली जब हम एक ग्लास में पानी में नमक घोलते हैं तो वो नमक इवनली पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सिप में आपको लगा कि नमकीन है, दूसरी सिप में आपको लगा कि नहीं नमक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इसीलिए सभी पार्टिकल्स के बीच में जाकर के सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल हो गए। आई होप ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, अब हम आते हैं किस पे, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हाउ इज दैट पॉसिबल? चलो हम फिर से वो एग्जांपल लेते हैं। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने 50 ml पानी डाला, और उस 50 ml पानी को हमने डाल के छोड़ दिया, 2 घंटे छोड़ दिया। 2 घंटे में हम देख रहे हैं कि पानी जो है ना बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। अब एक काम करो, इसी पानी में आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये पानी रुका हुआ है ना, अब इसी रुके हुए पानी में आप क्या डाल दो, पोलन ग्रेन्स डाल दो। क्या डालेंगे हम? पोलन ग्रेन्स डाल देंगे। या छोड़ो, पोलन ग्रेन्स अभी छोड़ दो, आप क्या डाल दो, इंक की 1 या 2 ड्रॉप डाल दो। क्या बोला मैंने कि एक ग्लास लो, उसमें डालो पानी और उसको रख दो कम से कम टेबल पे 2 घंटा, और बिल्कुल भी उसको हिलाओ मत। 2 घंटे बाद आप जब पानी को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके ग्लास का पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। अब उसी ठहरे हुए पानी में आप क्या करो, 2 घंटे बाद 1 से 2 बूंद इंक की, रेड इंक की या अपने फेवरेट कलर की इंक की 2-3 ड्रॉप्स डाल दो, और ड्रॉप्स डालने के बाद छोड़ दो, बिल्कुल मत हिलाओ पानी को। 10 मिनट बाद आकर के जब आप देखोगे तो आप क्या पाओगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो इंक है ना वो पूरे आपके ग्लास के पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जब यूजुअली क्या होता है, जब हमें 2 चीजों को मिक्स करना रहता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टर करते हैं, स्टरिंग करते हैं, थोड़ा सा हम उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मिक्सिंग स्टरिंग कुछ करी ही नहीं थी, फिर भी अपने आप इंक जो है वो पूरे के पूरे पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कैसे हुआ? आपके हिसाब से तो आपका जो पानी था ग्लास में वो बिल्कुल स्टेबल था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। तो जब तक पानी मूव नहीं करेगा तब तक इंक अपने आप डिसॉल्व कैसे हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि देखने में तो पानी स्टेबल था, देखने में तो आपको पानी के पार्टिकल्स भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो जो पानी के पार्टिकल्स थे ना वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और जैसे ही उन पानी के पार्टिकल्स के पास क्या पहुंचा भाई, पानी के पार्टिकल्स के पास इंक पहुंची। इंक के पास क्या होगा भाई, इंक के पास भी तो इंक के पार्टिकल्स होंगे ना, तो पानी के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो इन पानी के पार्टिकल्स ने क्या किया, इंक के पार्टिकल्स को जाकर के धक्का दे दिया, स्ट्राइक करने लगा। धक्का दे करके क्या हुआ कि इंक के पार्टिकल्स पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे पानी में स्कैटर हो गए, फैल गए। इसलिए इंक जो है पूरे पानी में जाकर के मिल गई। हमने नहीं मिलाई थी, हमने मिक्स नहीं किया था, हमने स्टरिंग नहीं करी थी, लेकिन फिर भी अपने आप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। हमें नहीं दिखता है, हमें तो पानी के पार्टिकल्स भी नहीं दिखते, तो पार्टिकल्स का मोशन कैसे दिखेगा? लेकिन पार्टिकल्स तो होते हैं, और पार्टिकल्स मोशन में भी होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और जैसे ही इन कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स के पास इंक के पार्टिकल्स आए तो क्या हुआ, खुद तो मूव कर ही रहे थे, इंक के पार्टिकल्स जो बीच में आए उनको भी धक्का दे दिया। धक्का दे करके इंक के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल गए। आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। अब इस चीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था भाई?
रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, अगेन उन्होंने क्या किया था, एक पानी का ग्लास लिया, उस ग्लास में उन्होंने पानी डाल दिया और उस पानी में उन्होंने क्या डाल दिए, पोलन ग्रेन्स डाल दिए। इनिशियली क्या था, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था उनके ग्लास में, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोलन ग्रेन्स डाले, उन्होंने देखा कि भाई पोलन ग्रेन्स जो है कुछ इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आया, उनको ये समझ में ही नहीं आया कि भाई पानी तो बिल्कुल ठहरा हुआ था, इस पानी के अंदर जैसे ही पोलन ग्रेन्स गए तो पोलन ग्रेन्स इतनी तेजी के साथ मूव कैसे करने लगे। क्या हमारे उनके ग्लास के नीचे कोई मिक्सर ग्राइंडर की मशीन लगी हुई थी कि चुपके से जो है ना हमने ग्राइंडर ऑन कर दिया, पानी मूव करने लगा, जिसके कारण पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे वो भी मूव करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या था ना कि पानी उनको तो ठहरा हुआ दिख रहा था, लेकिन पानी के जो पार्टिकल्स थे ना वो नहीं ठहरे हुए थे, वो तो मूव कर ही रहे थे। तो जैसे ही इन मूविंग पानी के पार्टिकल्स के पास कौन आए, ये पोलन ग्रेन्स आए, तो खुद तो मूव कर ही रहे थे, इन पोलन ग्रेन्स को भी क्या करा, उन्होंने धक्का मारना शुरू कर दिया। धक्का मारा तो पोलन ग्रेन्स भी क्या करने लगे, मूव करने लगे। मूव करने लगे और किस तरीके से मूव करने लगे, ऐसा नहीं कि किसी डेफिनेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का, जो कि पानी में या एयर में सस्पेंडेड होते हैं, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं भाई, इस मूवमेंट को हम कहते हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। इसे ध्यान रखना। सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, और शायद उन्हीं के नाम पे रख दिया क्या, ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट नाम। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन? पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पोलन ग्रेन्स, ये कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, या ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, कहीं तो भी जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, जो कि सस्पेंडेड होते हैं पानी में या हवा में, उन्हें हम क्या कहते हैं, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं पार्टिकल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट थे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे पानी में। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था, पहले वाले एग्जाम्पल में इंक का जो मिक्स हो रहा था, ठीक है, इंक भी क्या हो रही थी, मिक्स हो रही थी पानी में। क्यों हो रही थी? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं, ब्राउनियन मोशन दिखाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाकर के सस्पेंड हो रहे हैं, पानी में जाकर के सस्पेंड हो रहे हैं। पानी के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और इसी मूवमेंट के कारण वो इंक के पार्टिकल्स को धक्का दे देते हैं। धक्का दे दिया तो इंक पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव करने लगे और पूरे पानी में फैल गए। तो ये तो बात हुई पार्टिकल्स की जो कि सस्पेंडेड थे, किसमें, लिक्विड में। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स की जो कि सस्पेंडेड होते हैं कहाँ, गैस में। कैसे? आप सभी ने अपने अपने घरों में अगरबत्ती या जिसको हम इंसेंस स्टिक कहते हैं वो तो सभी ने जलाई होगी। क्या खास बात होती है उन अगरबत्तियों की? जब तक कि वो अगरबत्ती जल नहीं रही होती है तब तक, तो जब तक आप अपने पास उसको नहीं रखे हुए हो तब तक आपको उसकी खुशबू नहीं समझ में आती है ना। जैसे कि एक रूम में अगरबत्ती रखी हुई है और वो अभी अगर जल नहीं रही है और आप बैठे हो कहाँ, दूसरे रूम में, तो आपको उस इंसेंस स्टिक की जो स्मेल है वो नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी, फ्रेग्रेंस नहीं आएगी आप तक। लेकिन जैसे ही वो इंसेंस स्टिक जलने लगी पहले रूम में, तो आप चाहे दूसरे या तीसरे रूम में भी क्यों ना बैठे हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आप तक पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों? या ये भी सोचो, किचन में बन रहा है खाना, खाने की खुशबू जो है, आप कितने भी दूर क्यों ना हो किचन से, पहले रूम में, दूसरे रूम में या तीसरे रूम तक भी आपके पास तक खाने की वो खुशबू आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने से लेकर के हम तक कौन प्रेजेंट होता है, खाने से लेकर के हम तक या अगरबत्ती से लेकर के हम तक कौन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है बीच में, है कि नहीं। जैसे कि यार आप पेन और ये रही पेन, तो पेन और मेरे बीच में कौन है, बहुत सारी क्या है, एयर है। एयर के पास क्या होते हैं, एयर क्या है, एक मैटर ही तो है, तो मैटर के पास क्या होगा, एयर पार्टिकल्स होंगे और ये एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो हुआ क्या, खाने से निकली क्या स्मेल, खाने का जो पार्टिकल्स हैं वो आगे कहाँ, एयर में।
अब एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो जो खाने के पार्टिकल्स आए हैं हवा में, एयर के पार्टिकल्स उनको भी धक्का दे देंगे। धक्का देने के कारण क्या होगा कि वो जो खाने के पार्टिकल्स होंगे ना, वो भी धक्का खाते खाते मूव करने लगेंगे और मूव करते करते हम तक पहुंच जाएंगे दूसरे तीसरे कमरे में। तो इसलिए खाने की जो खुशबू है वो हम तक दूर से भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं कहाँ, हवा में। हवा में होते हैं एयर पार्टिकल्स, और ये एयर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। खुद तो मूव करेंगे ही, जो फूड पार्टिकल्स हवा में आए हैं, जो फूड पार्टिकल्स हवा में सस्पेंड हुए हैं, उन फूड पार्टिकल्स को भी वो धक्का मारेंगे। फूड पार्टिकल्स धक्का खा के मूव करने लगेंगे और अल्टीमेटली हम तक आ जाएंगे। सिमिलरली जो इंसेंस स्टिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इंसेंस स्टिक के पास ऑलरेडी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। जब वो नहीं चल रही थी तब भी उसके पास पार्टिकल थे, लेकिन तब वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम थी, इसीलिए वो पार्टिकल्स हम तक नहीं पहुंच रहे थे और इसीलिए हमें अगरबत्ती की खुशबू दूर बैठ करके नहीं आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अगर हमने क्या करा, अगरबत्ती जलाई, टेम्परेचर बढ़ गया, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पार्टिकल्स जो है कहाँ आ गए, हवा में आ गए। हवा में तो ऑलरेडी एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स तो मूव कर ही रहे थे, उनने धक्का मारा किसको, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल्स भी मूव करने लगे और मूव करते करते कहाँ पहुंच गए, हम तक पहुंच गए। इसीलिए हमें अगरबत्ती की खुशबू जब वो नहीं जल रही होती है तो हमें दूसरे रूम तक नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो जलना शुरू कर देती है तो हमको दूसरे या तीसरे रूम तक भी समझ में आने लगती है, उसकी फ्रेग्रेंस हम तक थर्ड रूम तक भी आने लगती है, दूर से आने लगती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, भले ही हमें ना दिखें लेकिन मूव तो करते ही रहते हैं। एक और बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, एक डार्क रूम है आपके पास, उस डार्क रूम में आप क्या करो, बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से लेकर कहीं तक लाइट नहीं है, ठीक है, और उस डार्क रूम में आप क्या करो, एक टॉर्च लाइट जला करके देखो। टॉर्च लाइट आप जैसे ही जलाओगे तो जो बीम निकलेगी ना टॉर्च की, उधर पे फोकस करना आप, वहां पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ना मूव कर रहे हैं। वो कौन से पार्टिकल्स है, आप सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में हमने क्या किया है, एक टॉर्च जला दी है। अब इस टॉर्च की जो बीम निकल रही है ना, इस बीम को फोकस करना, इस बीम में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको डांस करते हुए दिखेंगे। आखिर ये पार्टिकल्स डांस क्यों कर रहे होते हैं, ये क्यों पार्टिकल्स डांस करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे होते हैं क्या, डस्ट पार्टिकल्स। हमारी हवा में क्या होता है, हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स, एयर में डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। एयर के एयर पार्टिकल्स खुद ही जो है ना डांस करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स उन तक आए, एयर के पार्टिकल्स उन डस्ट पार्टिकल्स को धक्का दे देते हैं, तो साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी धक्का खा के मूव करने लगते हैं। इसीलिए टॉर्च की उस बीम में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स डांस करते हुए दिखाई देंगे। वो पार्टिकल्स किसके होते हैं भाई, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, आई होप सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कहाँ, फाइनली हमारे मैटर के पार्टिकल्स के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको एक ह्यूमन चेन दिख रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स आपस में हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। अब मैटर के पार्टिकल्स के पास तो बेचारों के पास ऐसे हाथ होते नहीं हैं जो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, लेकिन उनके बीच में एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, वो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपको एक ह्यूमन चेन दिख रही है जहां पे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। ऐसा ही पैटर्न, ऐसा ही अरेंजमेंट आपको मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी देखने को मिलता है। मैटर में होता क्या है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहेंगे भाई हाथ पकड़ के, उनके तो हाथ ही नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, उन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है,
और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं भाई, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वो चिपक के प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स किसी भी मैटर में चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। इसीलिए अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा था इंट्रोडक्टरी सेशन में कि मेरे पास एक चौक है और मेरे पास क्या है, एक आयरन बॉल है, या आप इसकी जगह एक कील भी ले सकते हो, और दोनों को आपने क्या किया है, हथौड़े से मारा है, हैमर से मारा है। आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले टूटेगा? मेरे हिसाब से तो चौक पे तो जैसे ही एक स्ट्राइक पड़ेगी हैमर की, वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन हाँ आयरन बॉल नहीं टूटने वाली इतनी आसानी से। ऐसा क्यों? आयरन की बॉल भी मैटर है और चौक भी मैटर है, ये टूट गई लेकिन आयरन बॉल नहीं टूटी, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी चौक थी ना, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है, वो थोड़ा सा कमजोर था, और ये जो हमारी आयरन बॉल थी, इस आयरन बॉल के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, अट्रैक्टिव फोर्स था, वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपने हैमर से इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटा। पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना स्ट्रांग था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से हुए ही नहीं, आयरन की बॉल को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन चौक के जो चौक पार्टिकल्स थे उनके बीच में ये कोहेसिव फोर्स काफी वीक था। तो जैसे ही एक बार में आपने क्या किया, हथौड़ी मारी, हैमर मारा, एक स्ट्राइक में ही चौक हो गई 2 टुकड़ों में डिवाइड, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काफी वीक था, पार्टिकल्स इतने स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं थे आपस में, इसलिए तो टूट गए। आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। अब जो मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि सॉलिड में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होती हैं लेकिन कम होती हैं, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, गैसेस में तो सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन यही है, अट्रैक्टिव और कोहेसिव फोर्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप आयरन बॉल के केस में देख रहे हो कि आयरन बॉल को आप 1, 2, 3 कितने बार भी हैमर से क्यों ना मार लो, वो नहीं टूटने वाली इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि आयरन बॉल क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए तो पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक के रहते हैं और उनके बीच की जो स्पेस है वो कम होती है। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, लिक्विड्स के केस में ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, और इसके कारण दूर दूर होने के कारण उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बढ़ जाती है। और गैसेस में तो हम बोलते हैं कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये किसी काम का होता ही नहीं है। इसीलिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, और उनके जो बीच की जो स्पेस है देखो कितनी ज्यादा होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी कम है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया है, और यहाँ पे तो अट्रैक्टिव फोर्स किसी काम के हैं ही नहीं, बहुत ही लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स लगता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तभी तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक पेन है और इस पेन को आपको अपने हाथ से तोड़ना है, तो आप बोलोगे कि मैम हमको कुंफू तो आता नहीं है, हम कैसे तोड़ दें अपने हाथ से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्विमिंग करनी है, तो आप स्विमिंग आराम से कर पाओगे। क्यों? स्विमिंग में हम करते क्या हैं, बेसिकली पानी को अपने हाथों से पुश करते हैं। पानी को हम अपने हाथों से पुश कैसे कर पाए, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स कम था, तो हम पानी को दूर दूर कर पाए। और हवा में उड़ना तो और आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस है वो तो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है ना, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हवा में अपने हाथ को वेव कर सकते हैं, फैला सकते हैं। पानी में भी हम अपने हाथ को इजीली क्या कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम सॉलिड की, तो अपने हाथ से इस पेन को तोड़ के बताओ तो हम जाने नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उनके बीच के जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। आई होप ये सभी चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी।
आज के सेशन में हमने करा क्या है, आज के सेशन में हमने मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, पहली कैरेक्टरिस्टिक यही थी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। इसको हमने कैसे समझा था कि एक ग्लास में पानी ले लो, उस पानी में डाल दो कितना, 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट या शुगर। सॉल्ट शुगर डालने के बाद पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ा? क्या पानी का जो ग्लास है उसके पास कोई स्पेशल स्पेस थी जहां पे जाकर के सॉल्ट या नमक जो है ना, सॉल्ट या शक्कर जाकर के डिपॉजिट हो गया, जम गया? नहीं, स्पेस तो थी लेकिन ग्लास के पास नहीं थी। ग्लास के अंदर जो पानी था ना, उन पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी और सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस थी। तभी तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स आकर के सेटल हो गए, जगह को यूज कर लिया। खाली जगह पड़ी हुई थी पानी के पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ने आकर के उस जगह को, खाली पड़ी हुई जगह को यूटिलाइज कर लिया, तो पानी डिसॉल्व भी हो गया और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा। इससे क्या समझ में आया कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सभी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती हैं। इनको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, उन्हें हम वॉइड्स भी कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने बोला था कि पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं गैस में या लिक्विड में, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और इस रैंडम मोशन को ही नाम दिया क्या, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। इसको हमने कैसे समझा था कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उस पानी में आपने 2-3 इंक की ड्रॉप्स डाल दी हैं, बिना उसको स्टर किए अपने आप इंक सस्पेंड हो गई, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कैसे? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, मूव करते करते इंक के पार्टिकल्स आए, उनको भी धक्का दे दिया, धक्का दे करके इंक पार्टिकल्स मूव करने लगे और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। खाना बनता है या अगरबत्ती जलती है दूसरे कमरे में, तो दूर बैठ के भी हमको उस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आ जाती है, खुशबू आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं हवा में, एयर के खुद के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, खुद तो मूव करेंगे ही, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स आए उनको भी स्ट्राइक करेंगे, उनको भी धक्का देंगे, तो जिग जैग करते हुए अगरबत्ती के पार्टिकल्स हम तक पहुंच जाएंगे। ये हो गई क्या, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। और लास्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में सबसे कम होता है और गैसेस में उससे भी कम होता है। इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, गैस के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को समझ में आ गई होंगी। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट को इन डिटेल। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।